क्लास में जैसे मान लो V1 V2 और Vn तक लीनियरली डिपेंडेंट है ना, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो मैंने बोला था कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 till An belonging to field F, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होंगे, नॉट ऑल जीरोज सच दैट, मतलब कम से कम इस स्केलर में एक नॉन जीरो तो होना चाहिए, सच दैट A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस An Vn इक्वल टू 0। तो ये स्केलर जो है इसमें से कम एक स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो बोलते हैं कि भाई V1 से लेके Vn जो वेक्टर्स हैं, मतलब वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को हम वेक्टर बोलते हैं, ये जो वेक्टर्स है लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह मैंने बोला था लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि जैसे V1 V2 टिल Vn अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो अगर हम ये लिखते हैं A1 V1 प्लस A2 V2 An Vn इक्वल टू 0, AI फील्ड का एलिमेंट है, ये तभी पॉसिबल है जब सारे स्केलर क्या हो, 0। ये बताया था भाई ये वेक्टर्स जो है वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होंगे व्हेनेवर दिस इज 0। तो इसका मतलब ये 0 तभी हो सकते हैं जब सारे स्केलर 0 हो जाए। इस केस में ये सारे एलिमेंट, मतलब सारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और यहाँ पे कि कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो मिले कि ये कंडीशन सेटिस्फाई। क्लियर है ना। तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर तुम R3 का एलिमेंट लेते हो 1 0 0 और 0 1 0 और C 0 0 1 इक्वल टू 0 वेक्टर पुट करते हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब ABC 0, है ना। तो ये जो वेक्टर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जैसे मैंने बोला कि मान लो ले लिया 1 2 3 एक वेक्टर, ये V1 है, और एक वेक्टर ले लिया V2 जो कि 2 4 6 है ना, तो -2 V1 प्लस V2, ये देखना ये 0 0 आएगा, है ना। तो V1 V2 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, और यहाँ स्केलर देखो -2 V2 का कोफिशिएंट 1, ये सब नॉन जीरो है, ये मैंने बताया था। क्लियर है सबको। तो आगे बढ़ते हैं, आज बहुत सारे रिजल्ट छोटे छोटे हैं जो हम लोग करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक दो नोट है वो लिखते हैं। नोट क्या है, तो नोट में पहला नोट है कि नोट ये है कि any set of vectors, any set of vectors, सेट में फाइनाइटली मेनी एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट भी हो सकते हैं, मतलब कुछ फिक्स एलिमेंट हो सकते हैं सेट में, या बहुत सारे अनेकों एलिमेंट हो सकते हैं। एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन V, वेक्टर्स इज V, इट्स सेड टू बी linearly independent or linearly dependent, linearly independent or linearly dependent if every finite subset, every finite subset, और अगर नाम हम सेट का कुछ रख लें, एनी सेट S नाम रख लेते हैं, एनी सेट ऑफ S of vectors in V is said to be linearly independent or linearly dependent if every finite subset of S is
लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट है एस ऑफ वेक्टर, सेट में ये एस सेट है, ये बहुत सारे एलिमेंट इनफाइनाइटली में नहीं हो सकते या फाइनाइटली में नहीं हो सकते। अगर इसका कोई भी सबसेट टी जो फाइनाइट है, क्या है फाइनाइट, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये वाला भी एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। और अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट है। बेसिकली ये बोल रहा हूं नोट में, ठीक है, क्लियर सबको। और दूसरा जो सेट है ये द सेट जीरो, एक ही सिंगलेटन है, मतलब एक ही एलिमेंट जीरो है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि किसी भी नॉन जीरो से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। ये सेट जो है जिसमें एक ही एलिमेंट जीरो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब छोटे छोटे कुछ रिजल्ट है, जैसे एक रिजल्ट छोटा सा है, वो रिजल्ट ये है। क्या है रिजल्ट, देखो रिजल्ट है ए सेट कॉन्सिस्टिंग ऑफ consisting of single non-zero vector is linearly independent। मतलब अगर किसी सेट में एक ही नॉन जीरो वेक्टर है, एक ही एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। तो देखो कैसे, छोटा सा प्रूफ है कि लेट एस जिसमें एक ही एलिमेंट है सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस दिस एंड वी इज नॉन जीरो, ठीक है। अब ए वी इक्वल टू जीरो और मान लो ए बिलोंग्स टू फील्ड एफ है, ये तभी पॉसिबल है जब ए जीरो हो, क्योंकि सिंस वी इज नॉन जीरो, वी नॉन जीरो, वी तो जीरो है ही नहीं, तो ये ए इंटू बी जीरो तभी होगा जब ए जीरो होगा। तो देयरफॉर ए वी इक्वल टू जीरो, ये मस्ट इंप्लाई ए इक्वल टू जीरो, मतलब स्केलर जीरो हो गया एंड देयरफॉर एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, होगा ही होगा। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। नेक्स्ट है छोटा सा रिजल्ट, वो ये रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है इफ टू वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट then one of them is of a scalar multiple of the other, मतलब अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल मतलब एक मान लो यू वी दो वेक्टर है तो u इक्वल टू अल्फा टाइम्स v, अल्फा स्केलर है, या v टाइम्स इक्वल टू बीटा टाइम्स u, मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, है ना। तो देखो इसका प्रूफ है छोटा सा, वो क्या है, इसका प्रूफ है छोटा सा, वो ये है। प्रूफ है, एक वेक्टर स्पेस लेते हैं, लेट df be a वेक्टर स्पेस
वेक्टर स्पेस, है ना, और दो वेक्टर लेते हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट है, लेते हैं लेट यू वी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब वी का एलिमेंट। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा बीटा not all zero such that alpha u plus beta v इक्वल टू जीरो होगा। तो अल्फा बीटा में कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा ना, तभी तो लिनियरली डिपेंडेंट है। अब या तो अल्फा नॉन जीरो हो सकता है या बीटा नॉन जीरो हो सकता है। तो लिखो इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। तो फर्स्ट क्या इंप्लाई करेगा, फर्स्ट में हम अल्फा इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू अल्फा इनवर्स इंटू जीरो, तो जीरो ही होगा। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो अल्फा इनवर्स अल्फा यू प्लस अल्फा इनवर्स बीटा बी इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखो अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा क्या होगा, वन इंटू यू इक्वल टू माइनस अल्फा इनवर्स बीटा बी आ गया। सो दिस इंप्लाइज यू इक्वल टू माइनस अल्फा इनवर्स बीटा वी आ गया। तो यू वी का स्केलर मल्टीपल हो गया, यू वी का स्केलर मल्टीपल। अगर मान लो बीटा नॉन जीरो हुआ, सपोज करो कि बीटा नॉन जीरो होगा, ये भी हो सकता है एक केस। इफ बीटा इज नॉन जीरो, तो देयरफॉर बीटा इनवर्स एग्जिस्ट। एंड फिर से फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट में प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा इनवर्स से, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंप्लाइज बीटा इनवर्स अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू बीटा इनवर्स इंटू जीरो, मतलब जीरो। अब ये आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे तो बीटा इनवर्स अल्फा यू प्लस बीटा इनवर्स बीटा बी इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज बीटा इनवर्स बीटा 1v इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बीटा इनवर्स अल्फा यू, 1 इंटू वी क्या होगा v, तो v इक्वल टू माइनस बीटा इनवर्स अल्फा यू, v इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ u। तो बेसिकली क्या हुआ कि u और v अगर लिनियरली डिपेंडेंट है तो वन इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है इफ द सेट v1 v2 bn, इफ द सेट, और सेट का नाम रख लेते हैं, मान लो s इक्वल टू, इफ द सेट s इक्वल टू, if the set S equal to this of the vectors of VF, है ना, is linearly independent, then none of the vector then none of the vectors is zero, then none of the vectors is या can be a zero vector, लिख दो can be a zero vector,
कैन बी अ जीरो वेक्टर, कोई भी वेक्टर इसमें जीरो नहीं हो सकता है। अरे नहीं, अल्फा बीटा में रिलेशन थोड़े रहना आनंद। एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, मतलब वी यू का स्केलर मल्टीपल कब बोलोगे, जब यू मल्टीप्लाई हो किसी स्केलर से। अब अल्फा बीटा स्केलर है तो बीटा इनवर्स इंटू अल्फा भी तो स्केलर होगा, यही तो है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम, मतलब वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ये है आनंद। वही तो लाया है। ठीक है, इसमें है कि अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी वेक्टर जीरो नहीं हो सकता। जीरो होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, बिकॉज जीरो का हम नॉन जीरो स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो ही रहेगा। इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ कुछ इस तरह, जैसे प्रूफ कुछ इस तरह लिख सकते हो, सिंस S is linearly independent, so therefore alpha 1 v1 alpha 2 v2 plus alpha n vn equal to 0 implies क्या होगा, alpha 1 equal to alpha 2 till alpha n equal to 0। ये होगा ऑब्वियसली अल्फा आई फील्ड का एलिमेंट, ये तो होगा ना क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब माने कि भाई लेट इफ पॉसिबल कोई v इसमें एक जीरो हो गया, लेट इफ पॉसिबल ऐसे लिखते हैं, लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट सम vk, some vk which is not zero, obviously 1 is less than equal to k less than equal to। भाई एक vk मिला जो नॉन जीरो, तो क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ होना चाहिए। देन वी कैन हैव लिख सकते हैं इस तरह, जीरो इंटू ए वन प्लस जीरो इंटू वी वन प्लस जीरो इंटू वी टू, है ना, बढ़ते जाओ और लास्ट में लिख सकते हैं अल्फा के इंटू वी के प्लस जीरो इंटू वी के प्लस वन प्लस डॉट डॉट जीरो इंटू वी एन इक्वल टू जीरो। अल्फा के नॉन जीरो है फील्ड का एलिमेंट। अब जैसे ही आया कि सारे का कोफिशिएंट जीरो है बट वीके का कोफिशिएंट नॉन जीरो है ना, वीके जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा। बट ये जैसे ही हुआ इसका मतलब क्या होगा कि एक कोफिशिएंट नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज v1 v2 till vn is linearly dependent, which is a contradiction, गलत आ गया ये। क्यों गलत आया, क्योंकि हमने बोला कि भाई क्या लिखा मैंने यहां पे, लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट सम वीके व्हिच इज जीरो, व्हिच इज जीरो, ये माना, देन वी कैन हैव दिस, है ना, वीके जीरो। तो क्या आ गया, ये सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट आ गया, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, गलत है। And therefore Vk is not equal to 0 for all k, है ना, obviously 1 less than k less than equal to n। तो इस अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी जीरो वेक्टर नहीं हो सकता है। देखें इसको, क्लियर सबको।
तो कोई सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है तो उसमें कोई भी जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। अगला रिजल्ट है, अगला रिजल्ट है ए सेट ऑफ वेक्टर। लास्ट पेज में क्या बताएं, ये तो लास्ट में क्या है कि भाई एस लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो कंडीशन है कि भाई ये जीरो है तो सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे। अब हमने माना कि अगर पॉसिबल हो तो एक हमने v के जीरो ले लिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, तो देन वी कैन हैव, लिख सकते हैं 0 इंटू वी वन, 0 इंटू वी टू, टिल अल्फा के वी के प्लस 0 इंटू दिस इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अल्फा के नॉन जीरो ही मान लें तो अल्फा के इंटू वी के जीरो है तो जीरो ही आएगा। अब जैसे ही अल्फा के नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब v1 से लेकर vn तक तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, एक स्केलर नॉन जीरो है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, कोई भी v के जीरो नहीं हो सकता। यही है नवदीप दान चरण। ठीक है, रिजल्ट है ए सेट ऑफ वेक्टर, ए सेट ऑफ वेक्टर्स, है ना, ए सेट ऑफ वेक्टर्स which contains the zero vector, which contains the zero vector, मतलब इसमें कोई एक जीरो वेक्टर है, which contains the zero vector is linearly dependent, मतलब किसी सेट ऑफ वेक्टर्स में एक भी जीरो वेक्टर हो जाए तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, है ना। तो मान लो कि भाई इसका जो प्रूफ है कुछ इस तरह लिखना है, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, मानते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है ना, एंड लेट एस v1 v2 से लेके vn तक एक सबसेट लिए वेक्टर स्पेस का, और लिए एंड vk इक्वल टू 0 फॉर सम k, मान लीजिए भाई एक vk जीरो है, अरे भैया वीरेंद्र बेलिया जी, मैंने एक कंडीशन दिखा दिया कि भाई ये जीरो हो सकता है, अगर अल्फा के नॉन जीरो ले लें तभी ये जीरो हो सकता है, क्योंकि वी के जीरो है, अल्फा के नॉन जीरो इंटू जीरो जीरो ही होगा ना। तो हमें एक स्केलर मिल गया अल्फा के जो नॉन जीरो है, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है जीरो है, इसका मतलब हो गया कि v1 v2 टिल vn लीनियरली डिपेंडेंट है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, अभी यहां पे आए तो मैंने बोला कि भाई S कोई सबसेट है V का और उसका एक V के जीरो है, मतलब एक वेक्टर इसमें जीरो है, तो हमारा काम है इसको लीनियरली डिपेंडेंट बता देना, मतलब उसके लिए एक स्केलर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए बस। ऑब्वियसली होगा ये, और क्यों होगा लिखे, तो कंसीडर द लीनियर कॉम्बिनेशन, कंसीडर द लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ये कंसीडर करते हो तो 0 इंटू वी वन, 0 इंटू वी टू बढ़ते गए, और अल्फा के इंटू वी के प्लस 0 इंटू वी के प्लस 1 बढ़ते जाओ, 0 इंटू वी एन इक्वल टू ये जीरो होगा, अल्फा के नॉन जीरो भी हो जाए तभी ये जीरो होगा, क्यों, तो सब जगह जीरो लगा हुआ है और वी के जीरो है, अल्फा के नॉन जीरो भी हो जाए तो नॉन जीरो इंटू जीरो जीरो ही रहेगा, तो ये जीरो हो सकता है। इससे क्या हुआ कि भाई एक अल्फा के नॉन जीरो मिल गया तब भी एक कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, सो इसका मतलब हेयर नॉट स्केलर, सारे स्केलर जीरो नहीं, अल्फा के तो नॉन जीरो है, तभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, लिखोगे हेयर नॉट ऑल स्केलर, हेयर नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो, सारे स्केलर जीरो नहीं है, सो देयरफॉर v1
V2 till Vn जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। आपको याद होना चाहिए, रिकॉल करें, फील्ड के एलिमेंट को हम लोग स्केलर बोलते हैं, जैसे हिंदी में अदिश बोलते हैं, और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, बट अभी जानना नहीं है इसको क्यों ऐसा बोलते हैं। ठीक है, देख ले पीछे वाला। अब अगला वाला एक थ्योरम है, वो ये है, थ्योरम है, देखो, ए सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रूफ, ये कह रहा है कि कोई अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, उसका कोई भी सबसेट जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब अगर ये सेट ऐसा है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो कोई भी सबसेट टी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यही बताना है, ये प्रूव करना है। हाँ जी, नवदीप दानचरण जी, तभी सेट एलाई होगा, तभी सेट एलाई होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं इस तरह प्रूव करते हैं कि लेट बी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, बी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, है ना। तो वी को वेक्टर स्पेस मान लिया, एंड लेट एक सेट ले लिया, v1 v2 टिल vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले, है ना। अब इसका एक सबसेट ले लेते हैं, एक सबसेट लेते हैं, कंसीडर एस डैश इक्वल टू v1 v2 से लेके vr तक। ऑब्वियसली हम r लेस देन है, सबसेट हो जाएगा, ठीक है, या r लेस देन इक्वल टू n ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। ऑब्वियसली s डैश सबसेट होगा किसका, s का, है ना। सो देयरफॉर s डैश इज सबसेट ऑफ s। हमारा काम है प्रूव करना कि s डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो कंसीडर करो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे, तो कंसीडर a1 v1 a2 v2 till ar vr इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ai फील्ड का एलिमेंट, अगर यहां से हम सारे ai 0 प्रूव कर दें तो ऑब्वियसली s डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, वही करते हैं। तो लिखते हैं कंसीडर a1 v1 प्लस a2 v2, कंसीडर लिखते सीधे लिखो, सो वी कैन हैव, ऐसे लिख दो, सो वी कैन हैव, क्या हो सकता है, वी कैन हैव ए आर वी आर तक तो लिख लिए, उसके बाद लिख रहे हैं ए आर वी आर प्लस 0 इंटू वी आर प्लस 1। ठीक है, बढ़ते जाओ, 0 इंटू वी एन, तब भी ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि v1 से वी आर तो 0 है ही, बाकी सबको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें एलिमेंट किसके हैं, v1 से लेकर vn तक s के एलिमेंट है, तो यहां लिखोगे दिस इंप्लाइज a1 इक्वल टू a2 टिल ar इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एज s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, s लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी सारे vr के बाद कोएफिशिएंट 0 तो है ही, शुरू वाले भी 0 होंगे, क्यों, क्योंकि v1 से लेकर vn तक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सारे a1 से लेकर ar तक 0 हो गए, तो इसका मतलब ये क्या इंप्लाई किया कि सारे ai 0 हो गए। तो व्हाट इट मीन, देयरफॉर लिखोगे, सो देयरफॉर s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो रीजन है कि क्यों ai सारे 0 हो गए, समझ गए, क्लियर है सबको। फिर से बोल रहा हूं, s कोई सेट लिया जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसका सबसेट लिया s डैश, और ये हमने कॉम्बिनेशन लिया, हमारा काम है सारे ai को 0 प्रूव करना है ar तक, वही कर रहे हैं। सो वी कैन हैव a1 से लेकर ar तक लिखे, बाद में 0 इंटू वी आर प्लस 1 से 0 इंटू वी, यहाँ से यहाँ तक तो 0 है, ये वाला ये 0 ही होगा, लेकिन यहाँ पर वेक्टर किसका है, v1 से लेकर vn तक, s के एलिमेंट है, s लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऑब्वियसली vi के कोएफिशिएंट सारे 0 होंगे, तो a1 a2 ar भी 0 होंगे, देयरफॉर s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो मैंने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है ए सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली ए सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट।
आई होप सुपर सेट आपको पता है, जिनको नहीं पता है बता दूं, एस अगर टी का सबसेट है तो बोलते हैं टी सुपर सेट है इसका। एस सबसेट है टी का, टी सुपर सेट है किसका, एस का। जैसे ये टी है, ये एस है, एस सबसेट है टी का तो बोलते हैं टी सुपर सेट है इसका। सुपर सेट के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, टी सुपर सेट है इसका। ठीक है, ये बोल रहा है सिंगलेटन सेट क्या होता है, अंकिता राय मैथ्स ऑप्शन की क्लास करी हो, सिंगलेटन सेट नहीं पता है तुम्हें। जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं। जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि 11 12 पढ़ के आए। यही रीजन था और कोई रीजन नहीं था। और नहीं तो बहुत बच्चे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, समटाइम्स मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग भी रहता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट का सुपर सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। जैसे मान लो एस कोई सेट है और ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका सुपर सेट कोई भी टी है, प्रूव करना है कि ये भी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो अरे मेरे को तो प्रूव करना पड़ेगा ना भाई। इतने बच्चे हैं, मुझे पता है हर तरह के बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं कि बस पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ताकि उन्होंने मैथ ऑनर्स किया है या बीटेक किया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ वो पहली बार मैथ को समझ रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। सारे बच्चे तो लाइव आते नहीं है, कुछ बच्चे, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं। लेकिन मैं कहूंगा बच्चे को जितना लाइव आ सको तुम्हारे लिए उतना ही फायदा है। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखो, तब सीख जाएगा इस बैच से मैथ्स। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि मैथ्स कुछ तो सीखा, कुछ मैं सिखा पाया मैथ्स। ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सिली होते हैं, मेरे लिए काफी दुखदाई भी होता है बता दूं। तो फिर भी मैं पैसेंस तो रखना पड़ता है ना। ठीक है, बट लाइव सेशन देखने से फायदा होता है। आप लाइव सेशन देखते हो, साथ में कुछ लिखते रहते हो, तो लर्निंग प्रोसेस आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो काफी अच्छा रहता है, आप चीजें सीखते रहते हो। रिकॉर्डेड देखने वक्त बहुत सारा क्लास बोरिंग दिखने लगता है ना, बहुत बोरिंग दिखने लगता है। वैसे भी मैथ्स थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। ड्राई समझते हो? हाँ समझ गए, तो अब तो ड्यूटी ही करना है, तो उसमें कोई उपाय नहीं है। बट जो देख सकता है लाइव, उन्हें देखना चाहिए। तो लर्निंग प्रोसेस ठीक रहता है। क्लास देख रहे हो, साथ फिर साथ में लिख भी कुछ रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारा लर्निंग प्रोसेस अच्छा रहता है, उसमें ठीक हो जाता है। चलिए अभी यहाँ पे हैं, तो मानते हैं कि लेट प्रूफ है इसका, लेट बी एफ बी अ वेक्टर स्पेस ठीक है। एंड एक चीज और, इस बैच के साथ ये भी है कि इतने बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं कि मेंस लिखने वाले मैथ्स से जितने भी दे रहे थे पिछले 2-3 साल से, 4 साल से, अगले 2-3 साल में बहुत सारे बच्चे बढ़ जाएंगे मेंस लिखने वाले मैथ्स से। ये अच्छी बात है कि मैथ्स से लिखने वाले ज्यादा बढ़ जाएंगे, रिजल्ट भी ज्यादा होगा, इतना होता है उसमें बहुत ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि इस बैच में बहुत बच्चे हैं। चलिए ठीक है, तो मैंने बोला लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट एस v1 v2 till v r सबसेट ऑफ v is a linearly dependent set। मान लीजिए is a, नहीं कॉम्पिटिशन नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा भाई, ज्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है स्नेहा, बहुत ठीक है, तो तुम बहुत अच्छा करोगे। इतना लंबा समय, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हो तुम? फर्स्ट ईयर में? हाँ ठीक है, अब इसका एक सुपर सेट लेते हैं। लेट टी v1 v2 vr तो है ही, साथ में vr+1 से लेके vn तक। ऑब्वियसली टी इज अ सुपर सेट, ऐसे लिख देते हैं, टी इज अ सुपर सेट ऑफ एस, टी इज अ सुपर सेट ऑफ एस। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव टी इज लीनियरली डिपेंडेंट, टू प्रूव टी इज लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा स्नेहा, ठीक है, as S is linearly dependent, therefore there exist some scalars a1 a2 till ar, not all zero such that a1 v1 plus a2 v2 till ar vr equal to 0। मतलब a1 से लेके ar तक में कुछ ना कुछ तो नॉन जीरो होगा ही होगा। ठीक है, and this implies
क्या लिख सकते हो, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AR VR प्लस 0 इंटू VR प्लस 1 फिर 0 इंटू VN, तभी ये 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखो जो भी स्केलर है A1 से लेकर AR तक बाकी तो 0 ही है, कुछ ना कुछ स्केलर तो नॉन जीरो है ना। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज, और V1 से लेकर VN किसका एलिमेंट है, T का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज T इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि सम AIs आर नॉन जीरो, कुछ तो नॉन जीरो है ही ना, बस। सो T इज लीनियरली डिपेंडेंट, यही पे प्रूफ हो गया। ये हमने क्या किया, एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो कुछ स्केलर एग्जिस्ट करेगा जो सारे जीरो नहीं होंगे, और ये बात होगा। अब इसमें मैंने क्या किया, VR के बाद जो एलिमेंट है T का 0 इंटू VR प्लस 1 से 0 इंटू VN ऐड करेंगे तभी ये 0 रहेगा, बट कुछ AI तो नॉन जीरो है ना, इसलिए T लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन लिखिए और करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, राइट द वेक्टर v इक्वल टू 1 minus 2 5 1 minus 2 5 as a linear combination of the elements of the set set लेते हैं ये, 1 1 2 3 2 minus 1 1 सबसेट ऑफ R3। ये क्वेश्चन करना है, करें आप लोग। राइट दिस वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट, दिस डू इट। और मुझे अल्फा बीटा गामा जो स्केलर है उसकी वैल्यू बताएं। यह है 1 minus 2 5। मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, इचलन फॉर्म में डाल के। अंकिता राय, कुछ नहीं करना है तुमको, सेट रिलेशन फंक्शन का चैप्टर है 11 12th में, एक 11th चैप्टर एक 12th में पढ़ो उसको, उसमें सब चीज लिखा हुआ है। चलिए -632 करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लो। क्या आएगा, 1 1 1 1 2 3 2 minus 1 1 1 minus 2 and 5। इस दोनों को जीरो कर सकते हो, ठीक है, करें। क्या लगा रहे हैं हम लोग, R2 goes to R2 minus R1, R3 goes to R3 minus R1। फर्स्ट रो तो सेम रहेगा,
कोई चेंज नहीं, ये दोनों ही जीरो होगा। 2 - 1 1, -1 - 2 -3, -2 - 1 -3, यही आएगा। और 3 - 1 2, 1 - 2 -1 और 5 - 1 4। या अब हम इसको जीरो कर लेते हैं, ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, R3 - 2R2, R3 गोज टू R3 - 2R2, है ना। पहला दूसरा रो सेम रहेगा, 1 1 2 1, 1 1 2 1। दूसरा रो रहेगा 0 1 -3 -3, 0 1 -3 -3। एंड तीसरा रो रहेगा 2 टाइम्स माइनस, ये जीरो हो जाएगा, -1 एंड ये -6 -1 + 6 5, 0 5 0 5। ठीक है, और 4 + 6, 4 + 6 इज व्हाट, 10, ये आ जाएगा 10। तो ऑब्वियसली रैंक ऑफ ए 3 है, क्योंकि 3 ही नॉन जीरो है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखो, लास्ट रो से क्या आएगा, 5c = 10 इंप्लाइज c = 2। सेकेंड रो से करोगे तो क्या आएगा, b - 3c = -3, दिस इंप्लाइज b - c की जब 2 पुट करो 6 -3, तो b क्या आ गया, 3, b3 आ गया। और फर्स्ट रो से a + b + 2c = 1, a b हमारा आया 3 एंड 2 × c क्या है 2 = 1, सो a + 7 = 1, तो a = -6। ठीक है, सो देयरफॉर b = -6 इंटू क्या है पहला वाला 111 प्लस b3 इंटू दूसरा वाला क्या है 123 प्लस तीसरा वाला 2 इंटू क्या है 2 - 1 1, 2 - 1 1। ठीक है, तो v हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तीनों का। बस यही करना था, क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, और डिटरमिन वेदर whether u and v are linearly dependent। पहला u है फर्स्ट में 4 3 -2, 4 3 -2 एंड v है 2 - 6 7, 2 - 6 7। दूसरा u = -4 6 -2, -4 6 -2, v 2 -3 1। चलिए बनाइए, आपको बताना है कि पहला में uv ld है या नहीं, दूसरे में uv ld है या नहीं, लीनियर डिपेंडेंट। अगर u v लीनियरली डिपेंडेंट है, u मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ v होना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट।
चलिए बहुतों ने आंसर दे दिया है। तो इसको बहुत सारा तरीका है करने का। और जैसे अगर सीधा साधा सोचोगे फर्स्ट वाले में, तो a इंटू 4 3 - 2 और b इंटू 2 - 6 7 इक्वल टू 0 लिख दो। लिखा। तो यहां से क्या आएगा, इक्वेशन आएगा 4a + 2b इक्वल टू 0। और दूसरे से क्या आ रहा है, 3a - 6b इक्वल टू 0। और तीसरे से क्या आ रहा है देखो, -2a + 7b इक्वल टू 0। यही है 4a + 2b इक्वल टू 0, 3a - 6b इक्वल टू 0, -2a +। तो अगर कोएफिशिएंट, अगर इसका एक ही सॉल्यूशन आए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कि a और b 0 है, इसका मतलब ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, और तो एलडी नहीं है। इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तुम्हारे पास क्या है, 4 3 - 2 है ना, एंड 2 - 6 7 है ना। ये 3 × 2 मैट्रिक्स है। इसका मैक्सिमम रैंक हो सकता है तो 2 हो सकता है। 2 कैसे रैंक है, एक 2 × 2 माइनर देख लेते हैं, जैसे 4 3 2 माइनस, डिटरमिनेंट निकालो इसका, -24 -6 -30 नॉन जीरो। तो रैंक क्या आ गया, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू 2 आया, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि ए बी दो ही वेरिएबल है। सो ओनली एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है वो क्या है, ए बी 0, एंड देयरफॉर यू एंड वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसे कर लेंगे। दूसरा तरीका है कि यू, अगर यू भी लीनियरली डिपेंडेंट है तो यू वी का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो लिख सकते हो, एक तरीका दूसरा इसमें है, और यू मस्ट बी, अगर मान लो कि इफ यू एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन क्या हो सकता है, यू मस्ट बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वी। अब देखो यहां से यू क्या है, 4 3 - 2, तो लिखो यहां पे 4 3 - 2 इक्वल टू a टाइम्स 2 - 6 7, 2 - 6 7, ये आना चाहिए, है ना। तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, 4 = 2a, दिस इंप्लाइज a = 2। दूसरे से क्या आएगा, 3 = -6a, दिस इंप्लाइज a = -12। और तीसरे से क्या आएगा, -2 = 7a, मतलब a = -2/7। यही आया ना। हाँ, अब देखो ये अलग अलग ए है, डिफरेंट ए है, तो इसका मतलब डिफरेंट ए नहीं आना चाहिए, सेम ए आना चाहिए। तो देयरफॉर डिफरेंट ए आया, सो देयरफॉर यू एंड वी आर नॉट एलडी। एक ये भी तरीका है ना, एक ये भी तरीका है। दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो डायरेक्टली ऐसे करो और नहीं तो ऐसे करो। क्लियर है, क्योंकि हमने थ्योरम में किया था कि अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वन मस्ट बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है u इसका स्केलर मल्टीपल है। v को अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो u आ जाएगा। देखो -2 × 2 -4, -2 × 3 6, -2 × 1, ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। तो सेकंड में हमें दिख रहा है कि u = -2v। तो ऑप्शन देयरफॉर u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। और नहीं तो इस तरह करोगे सेकंड को भी, तो यहाँ पे इन्फिनिटली मेरी सोल्यूशन आ जाएगी। इन्फिनिटली में सोल्यूशन आएगा, नॉन जीरो सोल्यूशन भी आ सकता है। उसके से बोलोगे लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें रैंक आ जाएगा 1 विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। इनफैक्ट मेरे सोल्यूशन नॉन जीरो सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशन जैसे ही होगा यू भी लीनियरली डिपेंडेंट है। ये भी तरीका है करने का। बताएं, क्लियर है सबको जो मैंने बोला, क्लियर है सबको। देखो जो भी क्लास में इरेगुलर हो, मतलब कर सकते हैं वीरेंद्र बेलिया, कर सकते हैं। मैं बोल रहा था जो भी क्लास में इरेगुलर हो, मतलब रेगुलर नहीं आते हो, उनको पीछे का क्लास देख के आना चाहिए। ठीक है, चलिए थ्योरम एक लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखिए। थ्योरम है, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, बी अ वेक्टर स्पेस, है ना। एंड
S V1 V2 till Vn, S this obviously subset of V, subset of V, है ना, और ब्रैकेट में लिखो contains नॉन जीरो वेक्टर, contains नॉन जीरो वेक्टर, मतलब S में कुछ नॉन जीरो वेक्टर भी है ना। इफ S इज, इफ V a वेक्टर स्पेस, S की सबसेट ऑफ V, एंड if S is linearly dependent, if S is linearly dependent, ठीक है, then one of the vectors of S say vi, I ध्यान रखना, 1 less than I less than equal to n, I 1 नहीं हो सकता, 1 less than I less than equal to n is a linear combination of, है ना, linear combination of its preceding vectors, preceding vectors। ये थ्योरम प्रूव करना है। इसका मतलब मैं बता रहा हूं क्या है। इसका मतलब ये है इस थ्योरम का कि V कोई वेक्टर स्पेस है, S कोई सबसेट है V का, S में सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, कुछ नॉन जीरो भी है। अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक वेक्टर S में ऐसा मिलेगा, वो वेक्टर V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, V4 हो सकता है, कोई भी, वो लीनियर कॉम्बिनेशन अपने पिछले वेक्टर का हो सकता है। मान लो V4 मिला तुम्हें ऐसा, तो V4 मस्ट बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 V1, A2 V2, A3 V3, मतलब V4 अपने पीछे वाले वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। V4 से पीछे कौन से वेक्टर होंगे? V1 V2 V3। अगर मान लो तुम्हें V6 ऐसा मिला, तो V6 अपने पीछे वाले वेक्टर V1 से लेकर V5 तक का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। A1 V1, A2 V2 से लेकर कहां तक? A5 V5। V6 लीनियर कॉम्बिनेशन है पिछले वेक्टर्स का। प्रेसिडिंग मतलब पीछे वाला। थ्योरम तो क्लियर है ना? थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ है कि S V1 V2 till Vn सबसेट ऑफ V है ना, और S भी लीनियरली डिपेंडेंट है, S is linearly dependent, also S contains non-zero vector, also S contains non-zero vectors। ठीक है, तो लिखेंगे since S is linearly dependent, therefore there exists some scalars A1 A2 till An, and लिखो not all zero, है ना, such that A1 V1 A2 V2 till An Vn equal to 0 मान लीजिए, है ना, ये माना हमने, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो बेटा यहां समझो कि देयर एग्जिस्ट सम स्केलर नॉट ऑल जीरो, मतलब A1 A2 से लेकर An कुछ नॉन जीरो। मान लो A6 के बाद सारे जीरो हैं, हो सकते हैं, या A10 के बाद सारे जीरो हैं, या A100 के बाद सारे जीरो। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा मिलेगा ना, मतलब A2 A3 लिखा है ना, तो ऐसा के मिलेगा कि AK नॉन जीरो है, उसके बाद सारा AK+1 AK+2 सारा जीरो है, ये तो होगा ना। तो उसको मानते हैं इस तरह से, द मैक्सिमल मतलब सबसे बड़ा मैक्सिमल वैल्यू ऑफ के से I सच दैट AI नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो अभी बोल रहा था मैंने वो चीज है भाई, के की मैक्सिमम वैल्यू से I है और AI नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ है। सो दैट इज AI+1 AI+2 बढ़ते जाओ An तक 0 है, मतलब AI के पास सब 0 है। ठीक है, ये माना है ना, तो होगा ना। तो अब मैं ये बताता हूं कि AI जो है A1 नहीं हो सकता है, मतलब I1 नहीं हो सकता है। क्यों? देखें, इफ AI इक्वल टू A1, अगर AI जो है वो A1 है, तो फर्स्ट को देखना A1 ही नॉन जीरो, उसके बाद A2 A3 सब जीरो है, तो फर्स्ट क्या इंप्लाई करेगा? A1 V1 0। तो इफ AI इक्वल टू A1,
देन फर्स्ट इंप्लाइज A1 V1 इक्वल टू 0। अब A1 तो नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज V1 इक्वल टू 0 एज A1 इज नॉन जीरो। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हाइपोथेसिस को कि S का कुछ एलिमेंट नॉन जीरो है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द hypothesis that S has some non-zero element, that S has some non-zero elements, है ना। इसको कॉन्ट्राडिक्ट, हाइपोथेसिस मतलब यह है, हाइपोथेसिस जो माना गया है कि भाई S का कुछ वेक्टर नॉन जीरो है, अब पहला ही वेक्टर यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, V1 ही जीरो गड़बड़ हो गया ना, तो therefore क्या होगा, therefore I is not equal to 1, so 1 is less than I less than equal to n। ठीक है, ये जो I है 1 less than I less than equal to n। अरे के लो या आई लो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। तो अब तो क्या आ गया हमारे पास, नाउ फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट में ए आई के बाद सारा जीरो है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, फर्स्ट इंप्लाइज A1 V1 A2 V2 टिल AI VI इक्वल टू जीरो, बिकॉज AI प्लस 1 सब तो जीरो हो गया, क्योंकि AI इज द मैक्सिमल एलिमेंट जहां पर वो नॉन जीरो है। तो यहां से हम लिख सकते हैं AI VI इक्वल टू माइनस A1 V1 माइनस A2 V2, बढ़ते जाओ माइनस AI माइनस 1 VI माइनस 1, क्योंकि AI नॉन जीरो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों साइड AI इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, हम उसको लिख सकते हैं माइनस AI इनवर्स A1 V1 प्लस AI इनवर्स A2 V2, बढ़ते जाओ और लास्ट में आएगा AI इनवर्स इंटू AI माइनस 1 VI माइनस 1। क्या लिख रहा हूं मैं, सिंस AI नॉट इक्वल टू जीरो therefore AI इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहां से देखो AI इनवर्स इंटू AI क्या होगा, V होगा, क्योंकि AI इनवर्स इंटू AI 1 हो जाएगा, V इज माइनस सेम चीज AI इनवर्स A1 V1 से लेके लिख लेना कहां तक, AI इनवर्स AI माइनस 1 VI माइनस 1, लिख रहा सिंस AI इनवर्स इंटू AI इज 1, तो क्या आ गया, ये हमारा VI है, तो VI क्या आ गया, ये VI है, तो VI क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया अपने प्रेसिडिंग वेक्टर का, यही प्रूव करना था। देखो क्या स्टेटमेंट था कि PF भी वेक्टर स्पेस, S कोई सबसेट है V का, तो नॉन जीरो वेक्टर भी है, S अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वन ऑफ द वेक्टर से VI इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इस प्रेसिडिंग वेक्टर, वही लाया हमने, I क्या 1 लेस देन I लेस देन इक्वल टू, क्या किया मैंने यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि S लीनियरली डिपेंडेंट, S कंटेन्स नॉन जीरो वेक्टर, द एग्जिस्ट स्केलर ऑब्वियसली नॉट ऑल जीरो सच दैट दिस, मैंने बोला कि भाई जो A1 A2 A3 जो है ना, मतलब AK है, K का जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए AI नॉन जीरो है वो I पे मान लिया है, यहाँ लिखा हूं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K से I सच दैट AI नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसके बाद सारा AI जीरो तो AI प्लस 1 ये जीरो है। इफ AI इक्वल टू A1 मतलब A1 ही नॉन जीरो अगर है तो देखो यहाँ से V1 जीरो आ गया, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि S के कुछ नॉन जीरो एलिमेंट है, इसे I 1 के इक्वल नहीं होगा, तो 1 लेस देन I लेस देन इक्वल टू n। नाउ फर्स्ट इंप्लाइज क्योंकि AI तक नॉन जीरो है उसके बाद तो सब जीरो AI पे रुक गए, फिर हमने AI VI इक्वल टू ये सब चीज राइट में ले आया, AI नॉन जीरो है तो AI इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिए, और अल्टीमेटली हमारा वही किए हैं, VI क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिडिंग वेक्टर। ठीक है, ठीक है, क्लियर सबको। निशी अभी आती हो क्लास में, ये क्लास तो 6 बजे से चल रहा है। अब जस्ट इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, वो लिखता हूं, वो थ्योरम है, वो थ्योरम है, लेट VF बी द let VF be the vector space, be the vector space
पिछले थ्योरम का कन्वर्स लिख रहा हूं, वेक्टर स्पेस एंड एस v1 v2 टिल vn सबसेट ऑफ v और एस में कुछ नॉन जीरो वैक्टर भी है, कॉन्टेंस नॉन जीरो वैक्टर्स ऑल्सो if one of the vectors है ना, one of the vectors ठीक है, if one of the vectors of S say vi, ठीक है, वन लेस देन I less than equal to n is a linear combination of its preceding vectors, then S is linearly dependent. तो पिछले थ्योरम का कन्वर्स है, क्या कन्वर्स है कि V कोई वेक्टर स्पेस है, S सबसेट ऑफ V का, इसमें कुछ नॉन जीरो वेक्टर भी है। यदि कोई एक वेक्टर अपने पिछले वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये सेट S क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो प्रूफ है, इसका प्रूफ है S v1 v2 टिल vn सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। अरे अगर I1 लोगे आनंद, तो V1 किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा? V1 के पीछे तो कोई वेक्टर ही नहीं है, तो फिर थ्योरम तो बेकार हो गया ना, फिर थ्योरम का स्टेटमेंट को मतलब नहीं लगता है ना फिर। ठीक है, सपोज vi 1 less than I less than equal to n is a linear combination of its preceding vectors तो इसका मतलब क्या होगा, vi इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a1 v1 a2 v2 से लेकर ai माइनस वन vi माइनस, ये लिखेंगे। ठीक है, यही होगा। ऑब्वियसली ai किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज a1 v1 a2 v2 बढ़ते जाओ ai माइनस वन vi माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू vi प्लस जीरो इंटू vi प्लस वन प्लस जीरो इंटू vn इक्वल टू जीरो आ गया। तो एटलीस्ट एक तो माइनस वन दिख गया ना, माइनस वन स्केलर है, नॉन जीरो है, इसका मतलब v1 से लेकर vn तक क्या होगा, ऑब्वियसली लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सो ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर S जिसमें v1 v2 टिल vn क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। क्यों, एच ai इक्वल टू माइनस वन विच इज नॉट, देखो पीछे। ठीक है, माइनस वन कहां से आया, अरे vi को उधर ले जाओ, इधर तो जीरो बच जाएगा, उधर ले जाओ तो माइनस vi होगा, दैट इज माइनस वन इंटू vi, वहां से आ गया। समझ गए, क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन लिखें, so that s equal to 124 100 010 001 is a linearly dependent सबसेट ऑफ R3। ठीक है, सो करना है, ये लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ऑफ R3। चलो बनाओ तुम लोग।
सीधा यहाँ पे सोल्यूशन, ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व करेंगे, 1 2 4 बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, देखो बचे हुए का 1 इंटू 1 0 0 प्लस 2 इंटू 0 1 0 प्लस 4 इंटू 0 0 1, ठीक है, एक वेक्टर बचे हुए सबका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, तो ऑब्वियसली एस इज ऑब्वियसली एंड सो क्या बोलोगे, एस इज एल डी, तो इसको इधर ले आओ, जीरो आ जाएगा, सारे स्केलर नॉन जीरो है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कोई वेक्टर कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, तुम्हें स्केलर एक नॉन जीरो मिल जाना चाहिए, ठीक है, डिटरमिन वेदर और नॉट, डिटरमिन वेदर और नॉट v 3 9 minus 4 2 minus 2 3 9 minus 4 minus 2 in R3 is a linear combination of v1 equal to 1 minus 2 0 3 1 minus 2 0 3 v2 2 3 0 minus 1 and v3 2 minus 1 2 minus 1 2 1, चलिए डू इट। हाँ यस R4 है, ये R4 है, R3 नहीं है, R4 है, R4 है, चलिए करके देखें। ये इसमें क्वेश्चन क्या है कि v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो v इक्वल टू av1 प्लस b v2 प्लस c v3, abc निकल जाए तो ऑब्वियसली है, नहीं निकले तो नहीं है, और ऑब्वियसली अगर v इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो v v1 v2 v3 ये चारों लीनियर डिपेंडेंट होगा, ये ऑब्वियसली बात है। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो एलडी तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है, ये डायरेक्ट बन जाएगा, तो कुछ खास नहीं है। चलिए वो तो आंसर होता है 1 3 minus 2, करेक्ट आंसर है 1 3 minus 2। देखो मान लो हम लिखते हैं b मतलब सोल्यूशन है, b क्या है 3 9 minus 4 minus 2 प्लस a टाइम्स सॉरी इक्वल टू a टाइम्स v1 मतलब 1 minus 2 0 3 प्लस b टाइम्स 2 3 0 minus 1 प्लस c टाइम्स 2 minus 1 2 and 1, लिख दिया। तो इक्वेट करो, तो पहला कंपोनेंट लेते हैं तो a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू पहला कंपोनेंट 3, दूसरा कंपोनेंट माइनस 2a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू क्या आएगा 9, तीसरा कंपोनेंट a इंटू 0 0 b इंटू 0 0 2c इक्वल टू -4, और चौथा कंपोनेंट लेते हैं 3a माइनस b प्लस c इक्वल टू -2। अगर ठीक है बिना मैट्रिक्स यूज किए भी सॉल्व हो जाएगा, मैट्रिक्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, बिना मैट्रिक्स किए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से क्यों सॉल्व हो जा रहा है बिना मैट्रिक्स आसानी से, क्योंकि यहां से c हमारा -2 आया,
अगर हम इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, और ये तो थर्ड मान सकते थे, लेकिन कभी कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा करो, फर्स्ट सेकंड में पुट करते हैं, पुट c इक्वल टू -2 इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा a प्लस 2b -4, ये 7 आ जाएगा, और आएगा -2a प्लस 3b प्लस 2 जाकर क्या आ जाएगा 7 ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको फोर्थ मानो, इसको फिफ्थ मानो, तो 2 टाइम्स फोर्थ प्लस 5 करते तो क्या आएगा 2a प्लस 4b इक्वल टू 14, और ये -2a प्लस 3b इक्वल टू 7, -2a प्लस 3b इक्वल टू 7, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पे ये कट गया, इधर आया 7b इक्वल टू 21, तो b क्या आ गया 3 आ गया, b हमारा 3 आ गया। अब b इक्वल टू 3 पुट कर लो, किसी मान लो हम फोर्थ में पुट करते हैं, तो a प्लस b क्या आया ठीक है, a प्लस 6 a 1 आ जाएगा, तो पुटिंग b इक्वल टू 3 इन 4, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 1 आएगा। अब देखो ना, मैं पुट किया ना, 2 3 6 a 1 आ जाएगा, हमारे पास a आ गया, b आ गया और c भी आ गया, और ये abc थर्ड को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, करेगा। पुट करके देख लो, a की जगह क्या है 1, b 3, यहाँ पुट करो 3 into 1 -3, तो 0 हो जाएगा, इधर c -2 -2 को सेटिस्फाई किया, तो लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -3, ऑल्सो सेटिस्फाई थर्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, एंड देयरफॉर v इक्वल टू क्या आ गया, तो देयरफॉर v इक्वल टू आ गया हमारे पास v1 प्लस 3v2 माइनस 2v3, हो गया ना, v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3, ये लाना था। यस, ठीक है, बिना मैट्रिक्स यूज करके कर लिया, मैट्रिक्स यूज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इक्वेशन सॉल्व किया ना, इक्वेशन तो डायरेक्टली सॉल्व किया ना, इनकी तरह ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम में, सारे नंबर मिलेंगे, और मैट्रिक्स यूज करके भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स यूज करके भी कर सकते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक निकाल के कर सकते हैं, इचलन फॉर्म में लाके को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट द सेट, प्रूव दैट द सेट -1, सेट मान लो S, -1 to 1, -1 to 1, 3 0 -1, 3 0 -1, -5 4 3, -5 4 3, ऑब्वियसली सबसेट ऑफ R3 है, इज लीनियरली डिपेंडेंट। चलिए प्रूफ कीजिए इसको। अब इसमें मैट्रिक्स यूज करना, इसमें मैट्रिक्स यूज करना। देखें, अगर मान लो ऑलमोस्ट हमने सही किया है, बहुत सारा तरीका है, इसको v1 माने, इसको v2 माने, इसको v3 माने, तो आप देखो ऑब्जर्व कर सकते हैं सॉल्यूशन में v3 इक्वल टू 2v1 माइनस v2, ये देखो करके देखना। ठीक है, तो ये आया, इसका मतलब है क्या कि v3 लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया v1 v2 का, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो, लिखोगे ऑब्जर्व दैट, और ऐसे लिख दो देयरफॉर v1 v2 v3 इज एल, ये तो ये वो। बट मान लो ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पाए, ऐसा ऑब्जर्व अगर नहीं कर पाए तो मैट्रिक्स मेथड लगाना पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड लगा लो, डिटरमिनेंट भी लगा सकते हैं। तो वो क्या है, तो मानोगे कि a इंटू -1 to 1 प्लस b इंटू 3 0 -1 प्लस c इंटू -5 4 3 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो। और देखो कि एबीसी का वैल्यू नॉन जीरो भी आ सकता है। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है हमारे पास -a प्लस 3b -5c इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा और 2a प्लस 0 इंटू b 0 प्लस 4c इक्वल टू 0, और तीसरा a माइनस b प्लस 3c इक्वल टू 0। ठीक है, -a प्लस 3b माइनस 5c 0, 2a प्लस 0b प्लस 4c इक्वल टू 0, a माइनस b प्लस। ठीक है, अगर इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं तो -1 2 1 3 0 -1 -5 4 3, अगर इसका रैंक 3 आया दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल एबीसी, तो एक ही सॉल्यूशन होगा एबीसी 0 लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट रैंक 3 से लेस आया
इसके बहुत सारे इनफाइनाइटली मेरे सोल्यूशन होंगे, एबीसी नॉन जीरो भी हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसका रैंक निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट जीरो आया तो रैंक 3 से कम हो जाएगा, सिर्फ काम चल जाएगा। तो इन दोनों को जो करते हैं तो इक्वेशन फॉर्म से करते हैं। तो दिस इज R2 goes to and R3 goes to, R2 goes to R2 plus 2R1, R3 goes to R3 minus R1, लिखते हैं R2 plus 2R1 और R3 minus R1, ठीक है। तो पहला तो सेम रहेगा, -1 3 -5, दूसरा वाला 2 टाइम जोड़ रहा हूँ 0 6 और यह आ जाएगा -6, यह आया 0 6 -6, तीसरा वाला R3 minus R1 1 माइनस R3 minus R1 R3 plus R1 करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। तो R3 plus R1 करना पड़ेगा, तो 0 और 2 -2, यह आया 0 2 -2। अब आगे देखो -1 3 -5, इसको 0 कर सकते हैं कैसे, R3 goes to R3 minus 1/3 R2, ये 0 6 -6, ये 0 0 और 0 आ गए, ऑब्वियसली दो ही नॉन जीरो है। देयरफॉर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ गया, 2 आ गया, व्हिच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, एंड देयरफॉर द सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन आल्सो, क्योंकि इनफैक्टली मेरे केस नॉन जीरो सॉल्यूशंस आल्सो, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो इतना लिख लो, देयरफॉर S इज लीनियरली डिपेंडेंट, देयरफॉर S इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। आप देख लो पीछे से, तो अगर डायरेक्टली ये ऑब्जर्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नवदीप अगर हाँ सॉल्यूशन आ गया तो काम चल जाएगा, उससे भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लो, घर से करना, एकदम सत्य में कर पाए तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन लिख लो घर पे करना, प्रॉब्लम है, लिख लो, एग्जामिन द वैक्टर्स, एग्जामिन द वैक्टर्स, एग्जामिन द वैक्टर्स 1 1 2 4 2 -1 -5 2, ठीक है, 1 -1 1 -1 -4 0 एंड 2 1 1 6 are linearly independent in R4, 1 1 2 4 2 -1 -5 2 1 -1 -4 0, ये घर से करना, ये होमवर्क है, ठीक है। तो इसमें आप मैट्रिक्स लगा सकते हैं, रैंक लगा सकते हैं, एग्जामिन करना है, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर भी बताता हूं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, आंसर बताता हूं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, आंसर है लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब जो मैट्रिक्स का रैंक निकालोगे लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होगा, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होगा। चलिए बात लिए यहीं पे, कुछ पूछना हो तो आप लिखें, कुछ पूछना है तो लिखें, क्या है, मिलते हैं फिर मंडे को। क्या है बताओ, रितेश 3 पेज ओपन कर लिया, क्या पूछ रहे हो, लास्ट लाइन में होगा, क्या लास्ट लाइन में होगा, लास्ट लाइन है वी आई इज, अच्छा माइनस होगा ये बोल रहे हो, अच्छा अच्छा, ये सब वी आई इक्वल टू माइनस तो है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग वीडियो लग बहुत ज्यादा करता है, क्या लिख रहे हो नवदीप, चलिए थैंक यू करके आना, रिवाइज करके मंडे मिलते हैं फिर। फर्स्ट पेज में नोट 2, फर्स्ट पेज नोट 2 क्या था भाई, नोट 2 किधर है इधर, अरे बोला कि सेट में एक ही एलिमेंट जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, बफरिंग करता है, तो ठीक है टेक्निकल टीम देखेगा इसको, ठीक है मैं बोल देता हूँ, थैंक यू, चलिए गुड नाइट।
गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था लीनियर डिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो V1 V2 और Vn तक लीनियरली डिपेंडेंट है। ऑडिबल? मेरी आवाज गिवन? लेट VF be a vector space, be a vector space. Let VF be a vector space, and S V1 V2 till Vn be subset of V if one of the vectors of S is the linear combination of all the remaining vectors, then S is linearly dependent. मतलब V कोई वेक्टर स्पेस है, S कोई सबसेट है V का। If one of the vectors of S is a linear combination of the remaining vectors, then S is linearly dependent. तो जैसे इसका प्रूफ है S इक्वल टू V1 V2 till Vn, सबसेट ऑफ V तो है ही। लेट Vi is the linear combination of the remaining vectors of S. Therefore, there exist scalars A1, A2 till AI minus 1, AI plus 1, AI नहीं क्योंकि Vi is the linear combination of the remaining vectors of S till An, obviously field का element होगा, such that Vi equal to A1 V1, A2 V2 बढ़ते जाएं AI minus 1, Vi minus 1 plus AI plus 1, Vi plus 1 plus dot An Vn, है ना। This implies A1 V1, A2 V2 plus minus 1 Vi plus बढ़ते जाएं An Vn equal to 0, and therefore S V1 V2 till Vn is linearly dependent as AI equal to minus 1। एक तो कोएफिशिएंट जो स्केलर है वो नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली S क्या होगा, लिनियरली डिपेंडेंट होगा। देखें इसको, क्लियर सबको? AI हमारा क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ Vi क्या है, एज कोएफिशिएंट ऑफ Vi इक्वल टू -1 व्हिच इज नॉन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है इफ इन अ वेक्टर स्पेस VF a vector W is a linear combination of the set of vectors V1 V2 till Vn, then the set of vectors W1 V1 V2 till Vn are linearly dependent। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही प्रूफ है, since W is a linear combination of the vectors V1 V2 till Vn, therefore there exist scalars A1 A2 till An, obviously field का element है, such that
W equal to A1 V1, A2 V2 plus dot dot A and V. This implies A1 V1 plus A2 V2 till A and Vn plus minus 1 into W equal to 0. And therefore, V1, V2 till Vn, W is linearly dependent as coefficient of W equal to minus 1 which is non-zero. ठीक है, पिछले कुछ थ्योरम की तरह ही है. तो क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आगे इसका यूज भी करेंगे क्वेश्चंस में. वो ये है, लेट VF be a vector space, VF be a vector space and a subset S V1 V2 till Vn of VF be a linearly independent set. ठीक है, if V belongs to vector space and V does not belong to linear span of S, then prove that S1, which is V1 V2 till Vn, is linearly independent. VF के वेक्टर स्पेस है, सबसेट S है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है. कोई V का एलिमेंट है जो V लीनियर स्पैन ऑफ S में नहीं है, तो सेट जहां पे V और ये सारे एलिमेंट है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. डिफरेंस बिटवीन दोस टू थ्योरम्स क्या है? यहाँ पे है कि वेक्टर स्पेस है, W इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ वेक्टर्स दिस, देन द सेट ऑफ वेक्टर आर लिनियरली डिपेंडेंट. बोला कोई वेक्टर W है जो इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो W से लेकर Vn तक सब लिनियरली डिपेंडेंट है. और पिछले थ्योरम में था कि कोई सेट है और इस सेट का कोई एक वेक्टर बाकी बचे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, तो ये सेट लिनियरली डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे वेक्टर जो है इसी सेट का एलिमेंट था, वहां पे कोई भी एक वेक्टर W ले लिया जो V1 से लेकर Vn तक का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो W से लेकर Vn तक लीनियर कॉम्बिनेशन यही था. और क्या, इसमें इसी सेट का कोई वेक्टर बचे हुए वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो सेट लिनियरली डिपेंडेंट है. ये बोल रहा आनंद. ये इंपॉर्टेंट थ्योरम इसीलिए है कि कोई सेट है S जो V1 से Vn तक, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है. बोलता है कि कोई दूसरा एलिमेंट वेक्टर स्पेस का जो इसके लिनियर स्पैन में लाई नहीं करता है, V और ये सभी वेक्टर मिलकर लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा. ये बता रहा है. तो इसका प्रूफ करते हैं. कंसीडर अल्फा V प्लस अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n Vn इक्वल टू 0. इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं. ऑब्वियसली अल्फा और अल्फा i, अल्फा एंड अल्फा i इसको बिलोंग करता है, फील्ड F को बिलोंग करता है. हमारा काम है अल्फा से लेके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा अगर 0 प्रूफ कर दिए तो V1 V2 Vn सब लिनियरली इंडिपेंडेंट यही करेंगे. लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए कुछ इस तरह करना है. मान लो अल्फा 0 नहीं, ये बात, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 देन अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा. और अगर अल्फा इनवर्स से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे? अल्फा इनवर्स अल्फा बी प्लस अल्फा 1 V1 से लेके अल्फा n Vn इक्वल टू अल्फा इनवर्स इंटू 0 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं? अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा v प्लस अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा 1 V1. ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास अल्फा इनवर्स अल्फा n Vn इक्वल टू 0. अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा तो 1 है एंड 1 इंटू v होता है, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ अल्फा इनवर्स अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा इनवर्स अल्फा 2 V2. ऐसे बढ़ते जाएंगे और अल्फा इनवर्स अल्फा n Vn है ना, ये आ जाएगा. तो v क्या हो गया? V1 से लेकर Vn तक का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया. तो दिस इंप्लाइज v बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S. लेकिन v तो LS में नहीं है, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन to the fact that v does not belong to LS, है ना. इसका मतलब our supposition is wrong, अल्फा 0 हो जाएगा. लिखेंगे therefore our supposition is wrong and therefore अल्फा equal to 0. अल्फा 0, ये जो माने तो गलत हो गया. तो अल्फा जैसे 0 हुआ तो फर्स्ट इंप्लाइज अल्फा 1 से लेके अल्फा n Vn तक 0, तो लिखेंगे सो देयरफॉर फर्स्ट इंप्लाइज अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn इक्वल टू 0. अब देखो दिस इंप्लाइज अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 फिर अल्फा n इक्वल टू 0. व्हाई? एज S जिसमें V1 V2 till Vn था वो लिनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए ऐसा हुआ. तो देयरफॉर हमारे पास अल्फा 0 के साथ ये भी 0 आ गया. तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 till अल्फा n इक्वल टू 0. एंड ये 0 आ गया तो फर्स्ट इंप्लाइज सारे स्केलर 0 हो गया. इसका मतलब S1 से V भी लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया. सो देयरफॉर S1 जिसमें V1 V2 ये सब है till Vn, ये क्या हो गया? लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया. तो पीछे इसको देखें और देखें क्लियर है कि नहीं.
तो S1 में सेट ये वेक्टर V भी आ गया और S में V1 से लेकर Vn तक है। थ्योरम तो पढ़ो यार, क्या लिखा हुआ है, S में V1 से लेकर Vn तक है, S1 में V भी तो आ गया। और ये W वाला कोई पूछ रहा है, W जो है यहाँ पे W कहीं भी हो सकता है, इस सेट से बाहर भी हो सकता है या सेट के अंदर भी हो सकता है, W कोई भी एलिमेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है इफ V1 V2 till Vn, if V1 V2 till Vn are vectors in V, are vectors in V, then prove that either they are linearly independent, either they are linearly independent, or some Vk, or some Vk 2 less than equal to k less than equal to n, or some Vk is a linear combination of the preceding vectors v1 v2 till vk minus 1। तो ये हुआ कि अगर v1 till vn आर वेक्टर्स इन v मतलब वेक्टर स्पेस, तो या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं इसमें एक वेक्टर ऐसा मिलेगा जो प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यही प्रूव करना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रूफ, इसका प्रूफ है, देखो अगर v1 से लेकर vn तक लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो कुछ भी, यस ऐसा ही एक मेथड हम लोग किए थे पिछली क्लास में, तो खुद से प्रूव कर सकते हैं कर लें, और जो नहीं कर सकते उनको बता देता हूं मैं। तो लिखेंगे कि इफ v1 v2 till vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन देयर इज नथिंग टू प्रूफ, देयर इज नथिंग टू प्रूफ, कुछ प्रूव करने के लिए, नथिंग टू प्रूफ। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट कुछ प्रूव करने के लिए, हम मानते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, तो सपोज v1 v2 till vn आर लीनियरली डिपेंडेंट, मान लिए ना। अब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, therefore there exist some scalars a1 a2 till an, obviously not all zeros, such that क्या लिखेंगे a1 v1 a2 v2 till an vn इक्वल टू 0। अब नॉट ऑल जीरो है, कहीं ना कहीं कुछ ai तो नॉन जीरो होगा, है ना, कुछ ना कुछ ai तो नॉन जीरो होगा। तो लिखते हैं कि सपोज मैक्सिमल वैल्यू ऑफ i for which ai नॉट इक्वल टू 0 इज k, मतलब ak नॉन जीरो है, उसके बाद ak प्लस 1 ak प्लस 2 जीरो, सो दैट इज ak नॉट इक्वल टू 0 एंड ak प्लस 1 ak प्लस 2 बढ़ते जाओ an इक्वल टू 0। अगर इसको हम फर्स्ट माने तो क्या होगा, therefore first implies a1 v1 a2 v2 plus ak vk equal to 0, ठीक है। एंड since ak is non-zero, therefore ak inverse exist, ak inverse एग्जिस्ट करेगा, और इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं ak इनवर्स से दोनों साइड, a1 v1 a2 v2 till ak vk equal to ak inverse into 0 which is 0। so this implies ak inverse a1 v1 ak inverse a2 v2 till ak inverse into ak vk equal to 0, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आ जाएगा vk इक्वल टू माइनस ak इनवर्स a1 v1 प्लस ak इनवर्स a2 v2 बढ़ते जाओ ak इनवर्स, ठीक है, ak माइनस 1 vk माइनस, क्या, ठीक है। ऑब्वियसली k हमारा होगा 2 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि अगर v1 होगा तो फिर प्रेसिडिंग वाली बात ही नहीं होगी, तो नथिंग टू प्रूव वाली बात। तो यही प्रूव करना था कि vk इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिडिंग फैक्टर, यही प्रूव करना है, ऐसा हम लोग कल किए थे, ठीक है। पीछे देख लो, क्लियर सबको, अमन शर्मा तुम अक्सर यही पूछते हो, एग्जाम में ऐसा आता है, एक बार नहीं पूछो, बहुत बार पूछो, भाई नहीं आता तो मैं क्लास में एकदम नहीं कराता, ठीक है। वहीं पे छोड़ देना वीरेंद्र भैया, वहीं पे छोड़ दे, ये समझ लो एग्जाम में आता होगा तभी इस क्लास में किया जा रहा है, अदरवाइज नहीं करते, ये दिमाग में रखो, ये चैट मत लिखो कि एग्जाम में आता है सर,
ये तुम अक्सर जिस दिन क्लास में आते हो यही पूछते हो, देखता हूँ। चलिए क्वेश्चन है, वही छोड़ देना है, वही छोड़ देना भाई। वी के लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना, V1 से वी के मैट्रिक्स वैक्टर हो गया। प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शन। अरे क्वेश्चन ये मेहुल, अब तुम लोग मैंने ऑप्शन दिया है भाई, तुमको नहीं माने तो थ्योरम मत करो। ऑप्शन दिया, मैं पहले ही बोला हूं कि अगर आप थ्योरम नहीं भी करेंगे तो थोड़े नंबर कम आ जाएंगे, बट नंबर आएंगे, अच्छे आएंगे। केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करके चले जाएं। कुछ लोग बड़ा कैजुअली लेते हो ऑप्शनल को, मैथ्स ऑप्शन को, मेरे को बहुत आश्चर्य लग रहा है। मैथ्स ऑप्शन लिए हो तो मैथ्स ऑप्शन में थ्योरम्स भी होते हैं, जो काम का थ्योरम होता है, ये छोटे छोटे थ्योरम है, तो कुछ खास तो है नहीं। अब तुम ये भी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, छोड़ो, केवल क्वेश्चन करके जाओ। इसको पढ़ना उसको तो पढ़ने दो भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है छोड़ने का, छोड़ दो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस, लेट V be the vector space, V be the vector space of the functions from R to R, real number to real number. समझ गए? ठीक है, so that f g h, तीन फंक्शन ले रहे हैं, f g h in V are linearly independent, where f t equal to e to t, g t equal to t, square, g t equal to t square, and h t equal to t. तो V को वेक्टर स्पेस है फंक्शन का फ्रॉम R टू R, सो दैट f g h फंक्शन डिफाइंड है, f t e to t है, g t t स्क्वायर h t t है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, करना चाहते हैं बताऊं? अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो आपको लिखना पड़ेगा a f t प्लस b g t प्लस c h t इक्वल टू जीरो फंक्शन, और a b c रियल नंबर। तुम्हारा काम है a b c जीरो प्रूव करना। इस केस में लिख लो सोल्यूशन, लेट a f t प्लस b g t प्लस c h t इक्वल टू जीरो, a b c r का एलिमेंट, a b c रियल नंबर, फील्ड इसमें रियल नंबर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है a e टू t प्लस b t स्क्वायर प्लस c t इक्वल टू जीरो। अब ये रिजल्ट अगर फर्स्ट मानो, ये तो ट्रू है फॉर ऑल t, क्योंकि जो फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, तो फर्स्ट इज ट्रू फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू r, है ना, क्योंकि एफजीटी फंक्शन कहां से कहां है, फ्रॉम r टू r। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर इट इज ट्रू फॉर t इक्वल टू 0 1 2। तो अगर t इक्वल टू 0 पुट करते हो फर्स्ट में तो क्या होगा, देखो ये 0 पुट करो, a इंटू e की पावर 0 1 हो जाएगा, a इक्वल टू 0 आ गया, a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 इक्वल टू 0, a 0 आ गया। t इक्वल टू 1 अगर फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, a इंटू e स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ये तो हम 0 ला चुके हैं, तो दिस इंप्लाइज b प्लस c इक्वल टू 0। और t इक्वल टू 2 पुट करो, तो t इक्वल टू पुट करोगे तो a इक्वल टू 40, 2 इंटू a e 40, यहाँ 2 का स्क्वायर 4b प्लस 2t, 4b प्लस 2c इक्वल टू 0, यही आएगा। ठीक है, a इंटू e टू द पावर 40, ये तो हमारा 0 है, तो 4b प्लस 2c इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2b प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से देखो क्या लाए, b प्लस c 0, और वहां पे क्या है 2b प्लस c 0, सॉल्व करते हैं लेके, अब लिखो ऑल्सो, तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, b इक्वल टू 0 आया, b 0 आया, इसमें अगर पुट करोगे तो c भी 0 आया, तो a भी 0 आया, b भी 0 आया और c भी 0 आ गया, a 0 b 0 c 0, एंड देयरफॉर f g h आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर f g h आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखे हो आप इसको? ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ यू वी डब्ल्यू, ये सत्यम प्रजापति फॉर ऑल टी ट्रू है, तो फॉर ऑल इन पर्टिकुलर मैंने लिखा टी इक्वल 0 1 2 पे तो है, अरे लिखा तो है e की पावर 40, लिखा तो है भाई। अच्छा e की पावर, हाँ ये ठीक कर रहा है, e स्क्वायर, ठीक है, यस यस, ये टी नहीं होगा 4 ही होगा, सही बात। चलो प्रॉब्लम है, बता दिया टी भाई, इफ यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर्स ऑफ VF vector space, where F is a field of complex number, F is a field of complex number,
ठीक है, देन प्रूव दैट u प्लस v प्लस w u प्लस w आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर u v w लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो प्रूव करना u प्लस v प्लस w आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। कर सकते हैं? करें, ट्राई करें। चलिए, जिनका नहीं बना उनके लिए बता देता हूं, बाकी जो बनाया वो चेक कर लें। सॉल्यूशन, लेट ए यू प्लस बी वी प्लस डब्ल्यू प्लस सी यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो वैक्टर एबीसी फील्ड का एलिमेंट है ना। तो हमें प्रूव करना एबीसी जीरो। यहां से देखो क्या आया, ए प्लस सी इंटू यू, बी में ए प्लस बी इंटू वी और डब्ल्यू में बी प्लस सी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू जीरो है ना। अब क्योंकि यू वी डब्ल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ए प्लस बी और बी प्लस सी जीरो होगा। तो दिस इंप्लाइज, लिखेंगे हम ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। रीजन लिखेंगे सिंस यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। अब तो अगर ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी जीरो, यहां से आएगा ए प्लस बी प्लस सी जीरो। अब देखो अगर बी प्लस सी जीरो इसके साथ यूज कर दें, ये माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ए जीरो आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी में अगर ए प्लस सी माइनस कर दें तो बी जीरो आ जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी में मान लो ए प्लस बी जीरो यूज कर दो सी जीरो आ गया। तो लिखेंगे सिमिलरली वो ला सकते हैं बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए बी सी जीरो आ गया। सो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर यू प्लस वी बी प्लस डब्ल्यू, क्या लिखेंगे, यू प्लस डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए सबको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट, कौन सा टू लाइन बोल रहा है तुम? अरे ए जीरो आया, मैंने कहा सिमिलरली अब इसमें से ए प्लस सी जीरो माइनस कर दो तो बी जीरो आ जाएगा, और इसमें से ए प्लस जीरो माइनस कर दो सी जीरो आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, सो दैट वन प्लस आयोटा टू आयोटा, वन प्लस आयोटा टू आयोटा एंड आगे लिख रहा हूं वन प्लस आयोटा सबसेट ऑफ सी टू आर, सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए प्रूफ कीजिए इसको। डन। अब जिनका नहीं हुआ, सोल्यूशन है, देख ले आप, लेट ए इंटू
1 प्लस आयोटा 2 आयोटा प्लस, ठीक है, प्लस बी इंटू 1 प्लस आयोटा, और इनका 0 0 0 होता है इस C2 का। ए बी ऑब्वियसली फील्ड का एलिमेंट है, मतलब आर का एलिमेंट, फील्ड आर है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज ए प्लस ए आयोटा इंटू 2 ए आयोटा प्लस बी प्लस बी इंटू आयोटा इक्वल टू 0 0, और दिस इंप्लाइज, ऐड करते हैं तो ए प्लस ए इंटू आयोटा, और यहाँ से आया बी प्लस 2 ए इंटू आयोटा या इक्वल टू 0 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब ये 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो ए प्लस ए इंटू आयोटा, 0 प्लस आयोटा इंटू 0 0 लिख सकते हैं, एंड दूसरे कंपोनेंट से बी प्लस 2 ए आयोटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आई इंटू 0। यहाँ पे रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल, तो ए प्लस बी 0 और ये ए 0 के इक्वल, और यहाँ पे बी 0 एंड बी प्लस 2 ए 0, यहाँ से ए 0 आया तो बी भी 0 आया, दिस इंप्लाइज बी भी 0, और यहाँ बी 0 पुट करेंगे तो बी 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 ए 0 मतलब ए 0, दोनों केस में ए 0 बी 0 आ रहा है। सो देयरफॉर जो सेट है, द गिवन सेट इज, देयरफॉर द गिवन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसी तरह से करना है। देखिए इसको क्लियर सबको, इनका नहीं बना था। फिर सी पे भी देख लो करके, आर पे हुआ तो सी पे भी होगा, ऑब्वियस बात है। नहीं, ये रैंक से नहीं करना है, ये रैंक से नहीं करना, ये डायरेक्टली होगा। प्रॉब्लम है, अरे रैंक से नहीं, प्रॉब्लम है इन द वेक्टर स्पेस, इन द वेक्टर स्पेस f x of all polynomials over the field f, the infinite set s is 1x x square and so on is linearly independent। तुम लोगों को fx वेक्टर स्पेस याद होगा। अब इनफाइनाइट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? इनफाइनाइट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे बताइए पहले, ये तब आगे करना। तो बताएं, इनफाइनाइट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना क्या प्रूव करेंगे? नमन सिंह तुम्हारा पूरा नहीं आया। ओवर द फील्ड एफ है, लिखा हुआ भाई, ओवर द फील्ड एफ है। आनंद, ओवर द फील्ड एफ कुछ भी होगा, ठीक है, यस। देखो इनफाइनाइट सेट को अगर एल आई प्रूव करना है, इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट ले लो, अगर वो एल आई है तो ये भी एल आई होगा। इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट ले लो, एनी फाइनाइट सबसेट, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये भी होगा। तुम सभी को पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ऑलरेडी ये थ्योरम हम किए हुए हैं, ऑलरेडी ये थ्योरम हम लोग किए हुए हैं। तो क्या करेंगे, एक सबसेट ले लेंगे। सॉल्यूशन है लेट एस डैश लेते हैं। अब एक्स का कोई भी जनरल पावर ले लो, एक्स की पावर m1, एक्स की पावर m2 टिल एक्स की पावर mn बी सबसेट ऑफ लिया एस का। अब हमारा काम है एस डैश को प्रूव करना, ठीक है। तो टू प्रूव एस डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये प्रूव करना है। इस फील्ड का जीरो एलिमेंट जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है, ये बताया था एक दिन, जीरो पॉलिनोमियल। तो क्या करोगे, लिखोगे लेट a1 xm1 a2 xm2 टिल an xmn इक्वल टू 0, 0 0 पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना। ai का किसका एलिमेंट है, फील्ड एफ का, 0 मतलब दैट इज, लिखोगे a1 xm1 a2 xm2 प्लस an xmn, और 0 पॉलिनोमियल लिखो 0 इंटू xm1 ले सकते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं 0 इंटू xm2 बढ़ते जाए 0 इंटू xmn ले सकते हैं, एंड दोनों साइड कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे, दिस इंप्लाइज a1 इक्वल टू 0, ठीक है, a2 इक्वल टू 0, बढ़ते जाओ an इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सो s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इस तरह करना था। देखें क्लियर सबको, ओके आनंद।
कोई बात नहीं सत्यम प्रजापति, दोबारा सोच लोगे। चलिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है इज द वेक्टर टू, यस वीरेंद्र भैया, दैट इज से आगे वाला, दैट इज ये जीरो पॉलिनोमियल को मैंने लिख दिया 0 इंटू एक्स एन वन प्लस 0 इंटू एक्स एन टू, ये जीरो पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स के सभी पावर का कोएफिशिएंट जीरो, एक लिखा है। इसके बाद क्योंकि दोनों साइड पॉलिनोमियल सेम है तो दोनों साइड लाइक पावर का मतलब पावर जो सेम वाले कोएफिशिएंट सेम होगा, a1 0 a2 0 सब हो जाएगा। नहीं आनंद, इनफाइनाइट सेट को जब भी लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना हो उसका कोई भी एक फाइनाइट सबसेट लेकर प्रूव करते हैं, ये तरीका है करने का। इज द वेक्टर 2 - 5 3, इज द वेक्टर 2 - 5 3 इन द सबस्पेस ऑफ R3, इन द सबस्पेस ऑफ R3, subspace of R3 is spanned by the vectors 1 - 3 2, 2 - 4 - 1, 1 - 5 7। चलिए ये करके देखें सब लोग। आदित्य 1x एक्स्ट्रा एक पर्टिकुलर केस हो गया, x की पावर m1 लिया तो m1 0 भी हो सकता है, m1 0 हो गया तो 1 हो जाएगा। x की पावर m2 लिया तो m2 1 भी हो सकता है, ठीक है। मैंने एक जनरल सेट लिया था, चलो इसको करो, ये तो कर सकते हो। स्पैन लिखो या जनरेटेड बाय द वेक्टर्स 1 - 3 2, 2 - 4 - 1, 1 - 5 7, ये करके देखें तो फिर इसका जो लीनियर स्पैन होगा इसमें ये वेक्टर बिलोंग करता है कि नहीं, ये करें। ध्यान से आनंद, ओके सचिन, नितेश गलत आंसर है। नीलेश साहू दैट्स नॉट शोइंग, ओके आई विल सी। आनंद ये 2 to 1 क्या लाया हो भाई, ये 2 to 1 क्या लाया तुम लोग, आनंद आयुषी क्या लाया हो ये। अरे स्पैन में है कि नहीं तो तुम्हें मान लो, अगर ये मानते, चलो मैं बता रहा हूं, let 2 - 5 3 equal to a times 1 - 3 2 plus b times 2 - 4 - 1 plus c times 1 - 5 7 और abc r का एलिमेंट है रियल नंबर। अगर abc की वैल्यू निकाल पाए तब तो है, तब अगर ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन abc का वैल्यू आना चाहिए ना, अगर abc का वैल्यू नहीं निकलेगा तो नहीं है मतलब। तो यहाँ से आगे इक्वेशन बन जाएगा, क्या बनेगा, a + 2b + c, a + 2b + c इक्वल टू 2, पहला इक्वेशन। दूसरा -3a - 4b, -3a - 4b -5c इक्वल टू -3a - 4b -5c इक्वल टू -5। अब इसको हम प्लस भी कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा इक्वेशन 2a - b प्लस 7c इक्वल टू 3, यही होगा 2a - b प्लस 7c इक्वल 3। अब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो तो क्या आएगा 1 3 2 और 2 4 -1 और 1 5 7 और 2 5 3, या इसको, ठीक है। अब इसका अगर सोल्यूशन आया तब तो हो जाएगा इसी का वैल्यू है, नहीं आया तो नहीं हो सकता ना। इसको हम रिड्यूस करते हैं इचलन फॉर्म, R2 goes to R2 - 3R1 and R3 goes to R3 - 2R1, यही है। तो 1 2 1 ये 2 आया, ये 0 4 - 6 -2 5 - 3 2 5 - 6 -1 ये 0 -1 - 4 -5 और 7 - 2 5 and 3 - 4 -1
अब इसको हम 0 कर लेते हैं, कर सकते हैं? यस। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, अब इसको हम 0 कैसे करेंगे? तो यहाँ 5 बनाना पड़ेगा, तो 5/2 कर लेते हैं, है ना? तो लिखेंगे R3 गोज टू R3 माइनस 5/2 R2, है ना? 5/2 R2, R3 माइनस 5/2 R2, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 0, ये 0, ये 0 तो है ही। फर्स्ट रो सेकंड रो कोई चेंज नहीं, 1 2 1 2, यहाँ लिखेंगे 1 2 1 2, और सेकंड रो लिखेंगे 0 -2 2 -1, 0 -2 2 1, ठीक है? और -1 में माइनस करना हम लोग को 5/2 ना, तो -1 + 5/2, -1 + 5/2 इज 3/2, ये क्या होगा? 3/2, ठीक है? ये 0 0 थोड़ा। अब बताओ यहां से रैंक ऑफ -3, कौन सा -3? तो है, ठीक है? ये यहां से रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो 2 आया, क्योंकि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 ही नॉन जीरो, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ गया? 3 आ गया। सो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड देयरफॉर नो वैल्यूज फॉर एबीसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर है इसके स्पैन में लाई नहीं करेगा, ठीक है? तो 0 2 -2, ठीक है, करते हैं R2 -3, क्या होगा? 4 -6 तो -2 ही होगा भाई, और 5 -3 2 ही होगा, और 5 -6 -1 ही होगा। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें सचिन विवान? मैंने यहाँ प्लस कर दिया, आगे दोनों साइड का प्लस कर दिया था यहाँ पे। R3 -2 R1 -1 -4 -5 7 -2 5 -1 -4 माइनस R3 -2 R1, सॉरी 3 -4 -1, ठीक तो है? तो एबीसी की वैल्यू ही नहीं आएगी, क्योंकि नो सॉल्यूशन, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ दिस, नो वैल्यू फॉर एबीसी, इसीलिए वो लाइन नहीं करेगा। इज द वेक्टर इन दिस? नो। आंसर क्या होगा? नो। क्लियर सर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वेक्टर स्पेस R3, अरे भाई ठीक है, तो लोग क्या लिख रहे हो, बट ऐसे भी तो बना सकते हैं A4। उससे क्या पता चलेगा आनंद? उससे क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा तुम जो लिख रहे हो? ये तो गलत आया ना भाई, गलत आया। एबीसी सिस्टम में कोई सोल्यूशन ही नहीं है एबीसी का। 5 -6 और -1 लिखा तो हुआ है, तो क्या है? राजीव यादव सेकंड रो में -1 लिखा, तो क्या लिखे? इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू आ जा रही है, क्या आ रही है राजन दास? इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आ रहा है? ठीक तो है। अच्छा अच्छा, ये -1, ठीक है, ये -1 होगा। कौन सी वैल्यू आगे काजल मुझे बताओ ना। अगर तुमने इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, तो मान लो इस दोनों इक्वेशन से सी हटाए तो ए बी आ गया, है ना? ए बी वैल्यू निकाले तो इसमें डाल के सी निकाल ली, तो एबीसी तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तीनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मुझे मालूम है वैल्यू नहीं आएगी। चलिए ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन है, सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट तो सोल्यूशन तो होगा ही नहीं ना। क्वेश्चन है, इन द वेक्टर स्पेस R3, इन द वेक्टर स्पेस R3, इन द वेक्टर स्पेस R3 लेट u equal to 1 to 1, that u equal to 1 to 1, v equal to 3 1 5, w equal to 3 -4 7, so that the subspecies spanned by S, which is uv, and T, which is uvw, are the same